Hello dear students, this is Dr. Isha Gavri from Physics Vision. We are continuing the part 2 of the Master Cadet Gen 2021 paper. The question number starting from 21 to 35 will be discussed here. So let us start with question number 21. In which of the following oscillators the amplitude varies with time? देखिए बेटे oscillators तीन तरह के होते हैं, तीनों ही यहाँ mentioned है, undamped, damped और forced. अनडैम्प्ड वो होते हैं जिनकी ऑसिलेशंस हमेशा कांस्टेंट रहती हैं, लाइक दिस, कांस्टेंट रहेंगी एम्पलीट्यूड विद टाइम. डैम्प्ड वो होते हैं जिनकी ऑसिलेशंस विद टाइम डिक्रीज हो जाती हैं. डिक्रीज क्यों होती हैं? डिक्रीज होने के कई रीजंस होते हैं. एयर रेजिस्टेंस, फ्रिक्शनल प्रॉब्लम, फ्रिक्शन, ठीक है. ये सारी फोर्सेस को हम किस में लाते हैं? ये सारे डैम्पिंग करती हैं और इन सभी फोर्सेस को क्या बोला जाता है? रेजिस्टिव फोर्सेस. क्योंकि ये भी एक पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ है. दिस ऑल आर रेजिस्टिव फोर्सेस. और एक होते हैं इसमें ये जो मेंशन है फोर्स्ड ऑसिलेटर. फोर्स्ड ऑसिलेटर का मतलब क्या होता है कि जैसे एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, कम होने नहीं देना, उसी टाइम उसको दोबारा से पीरियोडिक फोर्स दे दो. तो मतलब motion under the influence of periodic force. पीरियोडिक फोर्स से हमारा मीनिंग ये होता है कि फोर्स भी इसी ऑर्डर की दी जाएगी जिस ऑर्डर की मोशन है. अब मोशन मुझे देख के पता लग रहा है कि मोशन सिंपल हार्मोनिक है, तो जो फोर्स दी जाएगी वो इस तरह की दी जाती है, ई पावर आइटा ओमेगा टी, इस तरह की पीरियोडिक फोर्स दी जाती है. ठीक है. तो हमें क्वेश्चन में पूछा एम्पलीट्यूड वेरीज विद टाइम. तो इन दोनों में एम्पलीट्यूड तो कांस्टेंट ही हो गया, इसमें फोर्सली हो गया, इसमें अपने आप ही है. तो यही एक एग्जांपल है, यही एक पार्ट है जिसके अंदर की एम्पलीट्यूड जो है वो वेरी कर रहा है टाइम के साथ. दैट इज इट इज डिक्रीजिंग एक्चुअली विद द टाइम. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following doesn't affect the reverberation time. ये ना जो reverberation time है ये किस में आता है? इको पढ़ते हैं आप और एक रिवर्बेटेशन, दो प्रोसेसेस होती हैं, राइट. इको और रिवर्बेटेशन में आपने इनको पहले तो दोनों में डिफरेंस जरूर पढ़ना है कि इको क्या होती है और रिवर्बेटेशन क्या होती है, क्योंकि ये दोनों ही टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है. अब ये जो रिवर्बेशन है, रिवर्बेशन के अंदर होता क्या एक्चुअली? इसका ना जो रिवर्बेशन टाइम होता है उसका एक एक्सप्रेशन होता है. लेट मी टेल यू, इसका एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं सेबाइन फॉर्मूला. ये सेबाइन फॉर्मूला एक्चुअली होता क्या है कि जो रिवर्बेटेशन टाइम है आरटी, रिवर्बेशन टाइम, वो दिया जाता है 0.16 एस पर मीटर और 0.149 एस पर फीट. ओके, एस इज बेसिकली द साउंड वैल्यूज ऑफ दैट. सो ये सेबाइन फॉर्मूला में जो रिवर्बेटेशन टाइम है ये होता क्या है? It is the time required for a sound in room to decay over a specific dynamic range. एक पर्टिकुलर रेंज तक जहां जाके ये डिके करता है, और वो स्पेसिफिक डायनेमिक रेंज होती कितनी है? 60 डेसिबल. अब जो रिवर्बेटेशन टाइम है मोस्टली जो लिया जाता है वो 1.5 सेकेंड से लेके 2.5 सेकेंड तक लिया जाता है. ओके. अब ये किस पे डिपेंड करता है? इट स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस ऑन किस पे? फर्स्टली absorption coefficient of the surface, secondly nature of the surface, and thirdly volume of the room. इन चीजों पे ये डिपेंड करता है. नाउ वी कम टू द क्वेश्चन, which of the following doesn't affect the reverberation time.
साइज इट डिपेंड्स, नेचर इट डिपेंड्स, एरिया इट डिपेंड्स, क्योंकि सारी उसकी साइज वाली प्रॉपर्टीज ये यहाँ आ जाती हैं। वॉल्यूम ऑफ द रूम में सारा कुछ ही आ गया, एवरीथिंग इज इन्वॉल्व, क्योंकि सारा कुछ इसी के अंदर ही आ गया। फ्रीक्वेंसी पे ये इंडिपेंडेंट होता है, सो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग the amplitude of which of the following variable tends to zero at both and very low high frequencies। देखो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल सोचते हुए माइंड में आ जाना चाहिए कि ये किसकी बात हो रही है, ये फोर्स्ड ऑसिलेटर का टॉपिक है। पेपर में इतने टॉपिक पढ़ के जाने हैं, वहां जाके कंफ्यूजन ही ना हो जाए, थोड़ा सा अपने आप को भी तो समझाना पड़ेगा। तो ये जो फोर्स्ड ऑसिलेटर का क्वेश्चन है, इसमें तीन ही चीजों के एम्पलीट्यूड स्टडी करे जाते हैं। कौन कौन से तीन एम्पलीट्यूड स्टडी करे जाते हैं? एक एम्पलीट्यूड स्टडी करा जाता है डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड स्टडी, दूसरा स्टडी करा जाता है वेलोसिटी का, और तीसरा स्टडी करा जाता है एक्सेलरेशन का। अब वेरिएशन किसके साथ लेनी है? वर्सेस फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसकी? ड्राइविंग फोर्स की। जैसे मैं पिछले क्वेश्चन में बता ही रही थी कि फोर्स्ड ऑसिलेटर में एक ड्राइविंग फोर्स होता है। फोर्स हमने कौन सी फॉर्म में दी थी? F इज इक्वल टू एफ नॉट ई पावर आइटा ओमेगा टी, मतलब इसकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी है। तो दैट मीन्स इसकी फ्रीक्वेंसी के साथ हमारे ये तीनों एम्पलीट्यूड्स वेरी करते हैं। अब एक एम्पलीट्यूड तो इस क्वेश्चन में ही पूछा गया है, तो याद करने का सबसे अच्छा तरीका है इसको ग्राफ से। जो इनमें से वेलोसिटी होती है उसका जो ग्राफ होता है वो समवट लाइक ऐसा दिखता है कि इधर फ्रीक्वेंसी होती है और इधर वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है। और ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देता है। अब इस फ्रीक्वेंसी टर्म को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ये होता है लो फ्रीक्वेंसी रीजन, दिस इज हाई फ्रीक्वेंसी रीजन, और ये पार्ट जो होता है ये इसका रेजोनेंस होता है सेंट्रलाइज में, क्योंकि सेंट्रलाइज पे मैक्सिमम वैल्यू आती है, राइट। सो इट इज अ रेजोनेंट पार्ट। ओके, अब हमें ये पूछा क्या गया है कि इनमें से कौन सा वेरिएबल है जो जीरो है लो और हाई पे। आपको इस ग्राफ से ही क्लैरिटी हो रही है कि लो और हाई पे एक वेलोसिटी ही है जो दोनों में जीरो हो रही है। सो इट्स आंसर इज वेलोसिटी। अब आपके लिए आपने क्या करना है, आपने डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन का ग्राफ जरूर देख लें कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ किस तरह से होते हैं। अगर एक बार ये पूछ सकते हैं तो नेक्स्ट में कभी इन दोनों के बारे में भी तो पूछा जा सकता है। चलिए, next we come to our question number 24. Now let us see question number 24. Which of the following is not related to waves in a string? तो स्ट्रिंग की वेव इलास्टिक होती है, मैकेनिकल होती है, 1D होती है। स्ट्रिंग के अंदर जो वेव्स होती हैं वो 2 डायमेंशनल नहीं होती हैं। तो हमसे यही पूछा हुआ है, सो दिस इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट वी कम अक्रॉस क्वेश्चन नंबर 25, एग्जांपल ऑफ नॉन पोलर टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। नॉन पोलर पोलर सभी बच्चे जानते हैं, जो होमोन्यूक्लियर होते हैं, होमोन्यूक्लियर दे ऑल केम अंडर नॉन पोलर। और एक और तरीका होता है बताने का, उनका डायपोल मोमेंट भी चेक किया जाता है। अब होमोन्यूक्लियर में तो आप कहोगे कि मैम कार्बन डाइऑक्साइड कौन सा नॉन पोलर है, होमोन्यूक्लियर है बट फिर भी वो तो नॉन पोलर है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि उसका डायपोल मोमेंट नेट जीरो हो जाता है। तो डायपोल मोमेंट अगर जीरो है तो भी वो नॉन पोलर ही होता है, राइट। सो हियर ऑक्सीजन इज दैट होमोन्यूक्लियर, O2, N2, they came under these categories, and other three are polar dielectrics. Next, question number 26. Now to question number 26. When a force on 2 coulomb due to a fixed charge of 4 coulomb is 2 Newton, the electric field at the charge of 2 coulomb is, देखिए बेटे, F is equals to what we say QE, right? Force is given to be 2 Newton, चार्ज ऑफ 2 कूलम, तो इसी चार्ज को लेना है। आपने कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे दो चार्जेस दे रखे हैं, जिस चार्ज के बारे में पूछा जा रहा है उसी चार्ज को लेना है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वी वांट टू कैलकुलेट, तो हमें यहाँ से क्लैरिटी से पता ही चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1 आ गई। व्हाट वुड बी द यूनिट? यूनिट आप यहाँ से चेक करिए, फोर्स पर यूनिट चार्ज, दैट इज न्यूटन पर कूलम। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1 न्यूटन per coulomb. So the correct option is A. Now the next question. Question number 27. The velocity of the EM wave in free space. When we are considering free space or EM wave has the maximum velocity in free space, and that velocity is equals to 3 into 10 to the power 8 meter per second. EM wave is the whole EM wave spectra, that is electromagnetic wave spectra.
आप पेपर में जब तैयारी करें तो आप ईएम वेव के पूरे स्पेक्ट्रा को बड़े अच्छे से लर्न करिएगा। ईएम स्पेक्ट्रा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। कैसे लर्न करना है आपने? लेट मी गिव यू अ व्यू। CGX, UV, विजिबल, IR, आगे MR मतलब माइक्रो एंड रेडियो। अब C stands for, it is for cosmic, G stands for gamma, it is X-rays, right? ये किस ऑर्डर में लगाए गए हैं? ये एक ऑर्डर में लगाए गए हैं। कौन सा ऑर्डर है वो अब आपको कैसे पता चलेगा? विजिबल स्पेक्ट्रा यूवी से विजिबल जा रहे हैं तो इधर वेवलेंथ बढ़ रही है, मतलब दिस होल स्पेक्ट्रा इज इन द इंक्रीजिंग वेवलेंथ। और अगर वेवलेंथ इंक्रीज करती है तो डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। तो इस ऑर्डर में इनको लगाया गया है, ठीक है। सो ईएम वेव की वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी होती है ये वाली फ्री स्पेस में, और ये कांस्टेंट होती है। दैट मींस इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, वेलोसिटी ऑफ अ वेव इन आइडियल कंडक्टर इज। व्हेन वी आर सेइंग आइडियल कंडक्टर की वेलोसिटी, तो जो वेलोसिटी ऑफ वेव इन गुड कंडक्टर का जो फॉर्मूला होता है, आइडियल पूछा है, गुड भी तो पता ही होना चाहिए। गुड कंडक्टर का जो फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू 2 ओमेगा अपॉन म्यू सिग्मा। एंड फॉर आइडियल कंडक्टर के केस में वी वुड से इट हैज अ मैक्सिमम कंडक्टिविटी। दैट मींस इन दिस केस सिग्मा इज इंफिनिटी। तो सिग्मा इंफिनिटी, तो वेलोसिटी इज अनडाउटेडली 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29. 29 question is, if a current of 1 ampere flowing in a inductor of L 2 Henry, what is the energy stored? इंडक्टर की एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ LI स्क्वायर। सो हाफ L is 2, current is 1, so it is 1. So its value equals to 1 जूल। अब जो इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी होती है वो कौन सी होती है, ये भी याद रख लेंगे हम साथ ही साथ। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर इज मैग्नेटिक एंड एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज इलेक्ट्रिक इन नेचर, ठीक है। इसका फॉर्मूला अभी हमने यूज ही करा, हाफ LI स्क्वायर, एंड इसके केस में फॉर्मूला हाफ CV स्क्वायर। And when these two are used in a circuit, we know what that circuit is known as. This circuit is known as a tank circuit, right? We know this thing. It is a tank circuit. तो जब टैंक सर्किट बताया है तो इसकी फ्रीक्वेंसी बताई जाए, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है वो ये होती है। चलिए, नाउ वी कम टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इनको बहुत ज्यादा पसंद है, 2 पेपर्स में मैंने क्वेश्चन देखा है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, क्यूरीज टेम्परेचर, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी रेशियो होती है, किसकी रेशियो होती है? इसको डिनोट ऐसे करते हैं एक्साई से। ऊपर होती है मैग्नेटाइजेशन, नीचे होती है मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मतलब वही चीज होगी, टीचर ने जो पढ़ाया वो है H, दैट इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड। जो समझ आया वो है मैग्नेटाइजेशन, मतलब हाउ मच द सब्सटेंस इज मैग्नेटाइज्ड। सो दोनों चीजें है तो एक ही चीज ना। सो दैट मीन्स इनकी जो रेशियो होगी, इट इज यूनिटलेस dimensionless. So it is unitless and dimensionless. Next, we come to question number 31. The 31 question says velocity of an EM wave is, हाँ जी, velocity of an EM wave, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है EM वेव की वो होता है ओमेगा अपॉन, आपने K पढ़ा हुआ है लेकिन यहाँ पे बीटा लिखा हुआ है, एक्चुअली बीटा इज
Sometimes we denote K and sometimes we denote it as beta. So it is propagation constant. Propagation constant, it is related to wavelength as 2 pi upon lambda. So it is inversely proportional to beta. Next we come across question number 32. Let us see it on the next page. For a uniform plane wave in x direction. Okay. We are considering a plane wave which is moving in x direction. So if I would draw a diagram like this, coordinate system, and a wave is moving along x-axis, right? So if wave is moving along x-axis, let me draw it with a different marker. This is the wave. So in that case, electric field is along y-axis and magnetic field is along z-axis. यही तो पॉइंटिंग वेक्टर भी होता है जो इन दोनों की प्रोडक्ट से आता होता है. तो दैट मीन्स इट क्लियरली शोज कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग जेड एक्सिस है. सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वो जीरो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाई के अलॉन्ग जीरो हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33. In 33 question, the field energy in a very good conductor. When we are saying a very good conductor, that means for that very good conductor, electric field is almost zero. If we are saying ideal conductor, we said it is zero. But it is saying very good conductor, that means it is almost zero. So therefore, the whole energy is almost magnetic in nature. So energy is almost magnetic in nature. Next, question number 34. What is the electric flux through a closed surface surrounding an electric dipole? पूरे क्वेश्चन को समझने के लिए बस इतनी सी बात ही ध्यान में रखनी है. डायपोल क्या होता है? डायपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस. दिस इज माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू. द डिस्टेंस बिटवीन देम वी ऑलवेज डिनोटेड बाय 2l. एंड जब एक क्लोज सरफेस है जिसमें ये डायपोल है तो उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? देखिए बेटे, नेट चार्ज ही सिस्टम का जीरो है. जब नेट चार्ज ही जीरो है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो अपने आप ही जीरो होगी. ठीक है. सो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज जीरो. नाउ द क्वेश्चन नंबर 35. द डिस्प्लेसमेंट करंट अराइजेस ड्यू टू. देखिए, डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट तब आता है जब हम कहते हैं कि ये भी कैपेसिटर की एक प्लेट है और ये कैपेसिटर की दूसरी प्लेट है. ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है. तो ये बीच के रीजन में कहां से भी करंट फ्लो करा कि इधर चार्ज पहुंच गया. तो ये जो बीच वाला रीजन होता है, इस रीजन में वेरिंग टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. तो ये जो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये सारा उसी की वजह से होता है. तभी तो एक कंसेप्ट आता है डिस्प्लेसमेंट करंट का. अब डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट आप मैक्सवेल की इक्वेशन से सुनते हैं, जो मॉडिफाइड मैक्सवेल इक्वेशन बन गई थी. सो मैक्सवेल की जो फोर्थ इक्वेशन है उसमें इस कंसेप्ट को बड़े अच्छे से डिटेल में हम पढ़ते हैं, क्योंकि वो एक मैक्सवेल की इक्वेशन तो खैर सारी ही बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन. जो मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन है, दैट इज डेल क्रॉस बी इक्वल्स टू म्यू नॉट जे. और जब ये डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट नोन हो गया था, तब यही इक्वेशन में एक और टर्म ऐड हो गई थी, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट करली ई बाय करली टी. अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पे भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है विद टाइम. सो दिस इक्वेशन आल्सो क्लैरिफाइज द सेम थिंग. सो द करेक्ट आंसर इज इट्स द टाइम वेरिंग electric field. Now we will meet in the next video. There we will complete the paper from 36 to 50. Thank you.